हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे किरोशा नर्सिंग एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार सीएचओ के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे के सीएचओ के जो भी एग्जाम है उसमें भी आने के उसके चांस बहुत ही ज्यादा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया शुड बी डन विद इन हाउ मेनी डेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट ऑप्शन है 14 डेज, सेकेंड ऑप्शन इज 18 डेज, थर्ड ऑप्शन इज 21 डेज एंड डी ऑप्शन इज 24 डेज। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 21 डेज। सब लोगों को आता होगा। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन दोनों का आंसर जो है वो 21 डेज ही है। पहले की कुछ बुक्स में 14 डेज भी दिया हुआ है, बट वो रॉन्ग आंसर है और 21 डेज ही दोनों का, बर्थ रजिस्ट्रेशन हो या डेथ रजिस्ट्रेशन हो, दोनों का आंसर कौन सा है? 21 डेज। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, सीएचओ के एग्जाम में आगे आ सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। इसके ऑप्शन है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, सार्टोरियस मसल्स और डेल्टोइड मसल्स। चलिए आंसर कर दीजिए इसका, क्या राइट आंसर होगा इसका? ये दोनों जो मसल्स हैं, ग्लूटियल मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस, ये दोनों किसकी मसल्स हैं? हिप की मसल्स हैं, हिप मसल्स। जहां पे कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? जो आईएम इंजेक्शन लगाते हैं वो भी कितना लगाते हैं? नॉट मोर देन 5 ml। ओके, तो ये कौन सी मसल्स है? ये दोनों तो हो गई हिप की मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस, ये दोनों हिप की मसल्स हैं। उसमें जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स हैं, ये वाली जो मसल्स है वो है सबसे लार्जेस्ट मसल्स। कौन सी मसल्स है? लार्जेस्ट मसल्स। ओके, तो यहां पे हमको पूछा गया है लॉन्गेस्ट मसल्स, लेकिन ये तो कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट मसल्स। ओके, तो अगली सी की बात करते हैं, सार्टोरियस मसल्स। तो ये इसका राइट आंसर है। जो सार्टोरियस मसल्स होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स होती है किसकी? ह्यूमन बॉडी की। ओके, और डेल्टोइड मसल सबको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सार्टोरियस मसल्स। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों में डिफरेंस है। लॉन्गेस्ट जो है वो कौन सी है? सार्टोरियस मसल्स, एंड लार्जेस्ट मसल जो है वो कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए पढ़ते हैं। इन ट्यूबेक्टोमी विच बॉडी पार्ट इज रिमूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। सीएचओ में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं सीएचओ, चाहे किसी भी सीएचओ का एग्जाम हो उसके अंदर। ओके, तो पढ़ते हैं हम। इन ट्यूबेक्टोमी विच बॉडी पार्ट इज रिमूव्ड। तो ए ऑप्शन है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी या यूरिनरी ब्लैडर। इजी है, सबको इसका आंसर आना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबका राइट होना चाहिए, 100% राइट होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को जब रिमूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट है यूट्रस। जब यूट्रस को रिमूव किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। यूट्रस को जब रिमूव करते हैं तब। ओवेरी को अगर रिमूव किया जाता है तो ऊफेराइटिस, ऊफेरेक्टोमी, सॉरी, ऊफेरेक्टोमी। ऊफेराइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऊफेराइटिस, ऊफेरेक्टोमी। 2 ओवेरी होती है, इनको रिमूव करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ऊफेरेक्टोमी। ओके, तो और यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेक्टोमी। बहुत इजी है, सबको ये तो पता ही होगा। ओके, तो ये चारों जो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी टर्म्स जो होती हैं, जैसे कि ऊफेरेक्टोमी का मतलब ओवेरी होता है, इसी तरह से ऊफेराइटिस हो गया तो इन्फ्लामेशन हो गया, आइटिस लग जाता है मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है, और एक्टोमी लग जाता है मतलब कि पर्टिकुलर जो भी पार्ट है उसको रिमूव कर लिया गया है, इसलिए उसके पीछे क्या लग जाता है? एक्टोमी लग जाता है। ऊफेरेक्टोमी, ऊफेराइटिस जो होता है
उसका ही सेम एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ओम्फेलाइटिस। अगर एक्टोमी हटा के ओम्फेराइटिस कर दिया मतलब इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाएगा। उसी तरह एक होता है ओम्फेलाइटिस, ठीक है। ओम्फेलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ, क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओफेरेक्टोमी, ओफेराइटिस और ओम्फेलाइटिस दोनों में डिफरेंस है, ओके। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। जो जितने भी होते हैं, जितने भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हटा दिया तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से उसको लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। CHO के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक टर्म आपको पूछी जा सकती है, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट ऑन विच डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है 29 मार्च, 29 अक्टूबर, 29 सितंबर, 29 दिसंबर। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 29 सितंबर इसका जो है वो राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 29 सितंबर सबको याद रखना है। और इसकी जो थीम है, यूज हार्ट टू कनेक्ट, ये 2021 की थीम है। कब की है, 2021 की। और 2022 की जो है वो आगे आ जाएगी, जब भी 29 सितंबर आएगा उस टाइम पे आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि 2021 के अंदर वर्ल्ड हार्ट डे की थीम कौन सी है, तो यूज हार्ट टू कनेक्ट इसकी थीम है। और इसके कब मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पहले भी ये बिहार CHO का पेपर है जिसके अंदर ये आ चुका है, और आगे भी CHO के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड। इसका आंसर सबको आना चाहिए क्योंकि राजस्थान CHO में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो राजस्थान CHO में भी आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान को। तो इसके ऑप्शंस हैं 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 2 नवंबर 2014 या 10 अक्टूबर 2014। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आर्थरोस्क्लेरोसिस आर्टरी विल बी। आर्थरोस्क्लेरोसिस जो होता है ये आर्टरी की डिजीज है एक, जिसकी वजह से जितनी भी हार्ट डिजीज है वो होने, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गया, हार्ट अटैक जो होता है वो होने के चांसेस का मेन जो कारण है वो कौन सा होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस आर्टरी के अंदर होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, क्या कर देता है वो आर्टरी को, ऐसा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है थिक, बी ऑप्शन इलास्टिक, फ्रेजाइल कर देता है या हार्ड कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हार्ड कर देता है। जो आर्टरी जो होती है उसको हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और बाकी जो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये सब होने के चांसेस इसके अंदर बढ़ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बिहार CHO के हैं और इम्पोर्टेंट है, आगे CHO में भी आने के चांसेस
ज्यादा है। ओके, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है इसके अंदर। तो ग्रोथ का मतलब होता है, तो इसके ऑप्शन जो होते हैं वो दिए हुए हैं इसके अंदर, आप आंसर बताइए। पहला इसका ऑप्शन है साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप्ड, बी ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ, सी ऑप्शन है प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज और शेप इन बॉडी पार्ट, एंड डी ऑप्शन ही जो है वो है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रोथ का मतलब होता है कि बॉडी जो फिजिकली जो ग्रोथ होता है उसे हम ग्रोथ बोलते हैं, और मेंटली साइकोलॉजिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। जो पीडियाट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट। ग्रोथ का मतलब होता है जो फिजिकली ग्रोथ होता है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट का मतलब होता है वो होता है जो साइकोलॉजिकली मेंटली जो ग्रोथ होता है उसे क्या बोलते हैं हम? डेवलपमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी एंड सी दोनों ऑप्शन इसके राइट है। फिजिकल ग्रोथ, दोनों में एक ही बात बोली हुई है, इसके अंदर फिजिकल ग्रोथ और इसके अंदर प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज और शेप इन बॉडी पार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। बी और सी दोनों इसमें राइट आंसर है, और ए जो है वो किस पे जाता है? डेवलपमेंट की तरफ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज्ड है हम। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं सिंपल आ जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हाँ प्रेगनेंसी है तो ये बढ़ जाता होगा या कम हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो इसका ऑप्शन है इसके। ए ऑप्शन है 20 रेस्पिरेशन पर मिनट, 30 रेस्पिरेशन पर मिनट, 14 रेस्पिरेशन पर मिनट या 10 रेस्पिरेशन पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुत ईजी, नॉर्मल जो होती है 16 से 20 या 20 रेस्पिरेशन पर मिनट ही इसका राइट आंसर है। कोई चेंजेस नहीं होते हैं प्रेगनेंसी में रेस्पिरेशन को लेकर। ओके, बीपी वगैरह में चेंजेस होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम होता है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें हमें दिखने को मिल सकता है, लेकिन रेस्पिरेशन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी है वैसी ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडल्ट एज व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है कि एडल्ट एज के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है मेंटल हेल्थ, सेकेंड ऑप्शन है कैरियर काउंसलिंग, थर्ड ऑप्शन इज फिजिकल हेल्थ, एंड डी फोर्थ ऑप्शन इज आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। तो चलिए इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मेंटल हेल्थ जो होती है वो क्या होती है? इसमें प्रायोरिटी होती है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कोई भी पर्सन है वो डिप्रेशन में ना चला जाए, क्योंकि एडल्ट जो लाइफ होती है वो ऐसी होती है कि उसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, जॉब का टेंशन, ये सारी चीजें ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ जो होती है वो ज्यादा अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको प्रायोरिटी पे रखा गया है। ओके, तो ये राइट आंसर है इसका। आयरन और फॉलिक एसिड जो होती है, जो भी एडोलेसेंट्स जो गर्ल होती हैं, एडल्ट होती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए। बेस्ट वे टू कलेक्ट ब्लड सैंपल इन नियोनेट? हील, हैंड्स, नेक एंड बैक। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है नियोनेट के अंदर? यानी कि बच्चा पैदा हुआ है 0 to 21 डेज का बच्चा है, उसके अंदर अगर ब्लड सैंपल लेना है तो कैसे लेंगे? कौन सा सबसे इजी और अच्छा तरीका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? हील। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपने देखा होगा, बेबीज के जो हाथ पैर होते हैं बहुत ज्यादा रेड होते हैं क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम वहां से अगर ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे तो हम बहुत इजीली कलेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो हील इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी कैन हियर द बेबी फीटल हार्ट साउंड बाय द स्टेथोस्कोप? यानी कि स्टेथोस्कोप से हम फीटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं? तो 24 वीक, 28 वीक, 20 वीक या 14 वीक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 वीक। 20 वीक का जब बेबी होता है तब हम स्टेथोस्कोप जो होता है उसको हम उसको
लगा के हम लोग उसकी फीटल हार्ट साउंड जो होती है वो हम सुन सकते हैं। कौन से वीक के अंदर? 20 वीक के अंदर। और 8 to 10 वीक में जब बेबी होता है, 8 to 10 वीक के अंदर हम USG यानी कि अल्ट्रासाउंड से हम लोग सुन सकते हैं बेबी की हार्ट बीट। ओके, FHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिलो द स्किन विच इंजेक्शन इज इंजेक्टेड? स्किन के नीचे कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका ऑप्शन है इंट्राडर्मल को बोलेंगे, सबक्यूटेनियस को बोलेंगे, इंट्रावीनस को बोलेंगे या इंट्रामस्कुलर को बोलेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर सबको आना चाहिए, बहुत ही इजी है। सबक्यूटेनियस जो होता है ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका राइट आता है फिर भी गलत हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इसको क्लियरली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। डर्मिस लेयर के अंदर अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। इंट्रावीनस यानी कि वेन के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, और इंट्रामस्कुलर ये वर्ड ही बोल रहा है कि मसल्स के अंदर जो हम लोग इंजेक्शन पुट करते हैं, कि सबसे नीचे की तरफ जो 90 डिग्री एंगल पे हम लोग लगाते हैं वो क्या होता है? इंट्रामस्कुलर। तो इसका जो अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे तो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर इजी वे में निकल जाता है और वो कभी गलत भी नहीं होगा आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, चाहे एम्स का एग्जाम हो, चाहे CHO का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 28 days, that means ovulation occurred on which day? 28 days का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओवुलेशन कौन से दिन पे होगा? तो इसके ऑप्शंस हैं 16 days, 14th डेज पे, 20th डेज पे या 18th डेज पे। कौन से डे पे ओवुलेशन होगा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का है? 28 डेज मतलब कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कोई भी ओलिगोमेनोरिया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी 28 डेज का ही काउंट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि 28 डेज का यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओवुलेशन कौन से दिन होगा? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेजेस होती हैं उसके अंदर, तो ओवुलेशन जो होता है वो कौन से दिन पे होता है? 14th डे पे ओवुलेशन होता है। तो अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14th डे यानी कि 14वें दिन पे क्या होगा? ओवुलेशन होगा। अगर 28वें दिन पे क्या है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका 28वां दिन है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, ये बहुत ही ईजी है। यहाँ इसकी जगह पे 28 की जगह पे आपको 30 डेज या फिर 35 डेज ऐसा अगर कुछ दिया जाता है तो आपको 14th डे निकाल के उसके अंदर फिर एड ऑन कर देने हैं जितने भी दिन उसने पूछे हैं। जैसे कि 28 दिन है तो 28 के बाद अगर आपको 30 दिन का पूछा है तो 28, अगर 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ऐसा बोला गया तो ओवुलेशन कौन से टाइम पे होगा? तो 14 के बाद हमको 2 और जोड़ देने हैं। अगर 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपका राइट आंसर इसके अंदर आ जाएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा जो होता है वो किससे कौन से होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर चलिए बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी या स्ट्रेप्टोकोकाई। तो विब्रियो कॉलेरी 2 बार दिया गया है, लेकिन ये वायरल भी है और बैक्टीरियल भी है। तो चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से कॉलेरा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और कॉलेरा में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसके अंदर राइस वाटर स्टूल होता है। क्या होता है? राइस वाटर स्टूल। ओके, और एक होता है टाइफॉइड। ये 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, कॉलेरा एंड टाइफॉइड।
टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है तो इसका जो होता है साल्मोनेला टाइफी होता है, सबको पता है। और इसके अंदर पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पी सूप डायरिया। ये दोनों क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विब्रियो कॉलरी, लेकिन बैक्टीरिया वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। मेल के अंदर अगर ब्रेस्ट का ओवर डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है गायनेकोमेस्टिया, दूसरा ऑप्शन है मेस्टाइटिस, तीसरा ऑप्शन है क्लिनफेल्टर, चौथा ऑप्शन है टेंडरनेस। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गायनेकोमेस्टिया। सभी को पता है ये गायनेकोमेस्टिया कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है गायनेकोमेस्टिया, या फिर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। और मेस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं। और क्लेनफेल्टर एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। क्रोमोसोमल की जितनी बहुत सारी एबनॉर्मलिटी होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और टेंडरनेस आपको पता है, ये सब टेंडर हो जाना किसी भी मसल्स या कोई भी चीज, तो उससे टेंडरनेस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? गायनेकोमेस्टिया। इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ पेल्विस मोर सुटेबल फॉर बेबी बर्थ। कौन से टाइप का पेल्विस जो होता है वो बेबी के बर्थ के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। तो इसके ऑप्शंस जो है वो है एंड्रॉइड पेल्विस, प्लेटिपॉइड पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस या एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ये चारों इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो होता है, कौन सा होता है? गायनेकॉइड पेल्विस जो होता है वो मोर सुटेबल होता है अदर जो पेल्विस होते हैं उसके आगे। तो ये फीमेल पेल्विस भी बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? फीमेल पेल्विस। ओके, फीमेल पेल्विस भी बोलते हैं इसको। इसको गायनेकॉइड पेल्विस भी बोलते हैं, फीमेल पेल्विस भी बोलते हैं इसको। ओके, जो कि कौन सा होता है? राउंड शेप का, राउंडेड। इतना याद रखना है, राउंड शेप का होता है, फीमेल पेल्विस होता है। उसके बाद बात करते हैं एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड मेल पेल्विस होता है जो कि बर्थ के लिए सुटेबल नहीं है। मेल पेल्विस। ओके, मेल पेल्विस होता है हार्ट शेप। कौन से शेप का होता है? हार्ट शेप का होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्लेटिपॉइड। प्लेटिपॉइड जो पेल्विस होता है, ये प्लेटिपॉइड यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्लेटिपॉइड जो पेल्विस होता है ये होता है किडनी शेप होता है। कौन से शेप का होता है? किडनी शेप का। ओके, और लास्ट बचता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है वो होता है ओवल शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। ओके, तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ की फीमेल पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस जो मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट है जरा पेल्विस जो है वो, और इनके इनलेट जो भी बताया मैंने, राउंड शेप का, किडनी शेप का, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which species of Plasmodium is not found in India? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है सीएचओ के एग्जाम के अंदर कि कौन सा जो प्लाज्मोडियम होता है जो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शंस हैं इसके प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मोडियम ओवल। प्लाज्मोडियम ओवल जो होता है वो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता, बाकी जो तीन है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो बहुत ही ज्यादा डेंजरियस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम ओवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पोलियो इज विच टाइप ऑफ डिजीज। पोलियो जो है वो कौन से टाइप की डिजीज है? तो इसके ऑप्शंस हैं वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है या फंगल है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि पोलियो जो है वो कौन से टाइप की डिजीज है। तो
तो पोलियो जो होती है वो कौन सी डिजीज है? वायरल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, वायरल डिजीज है पोलियो। ओके, इसलिए जो पोलियो के जो 2 बूंद जिंदगी के आपने सुना होगा, वो हमेशा 5 साल तक बच्चों को पिलाए जाते हैं और पिलाना भी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर पोलियो होने के चाहे वैसे तो इराडिकेट हो चुका है, लेकिन क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन बन गई है, इसकी जो पिलाते हैं ड्रॉप्स, वो हमेशा पिलाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेप्थ ऑफ चेस्ट इन एडल्ट एंड चाइल्ड ड्यूरिंग सीपीआर। ठीक है, सीपीआर के टाइम पे एडल्ट और चाइल्ड के अंदर चेस्ट का जो कंप्रेशन होता है वो कितना किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है 2 to 2.5 इंच, 1.5 to 2 इंच, 1 to 1.5 इंच, 2.5 to 3 इंच। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1.5 to 2 इंच। इसके अंदर हम डेप्थ, जो चेस्ट की डेप्थ होती है वो करते हैं एडल्ट और चाइल्ड के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेबी कैन सीट विदाउट सपोर्ट इन विच मंथ? बेबी जो होता है विदाउट सपोर्ट कौन से मंथ में बैठता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, 10 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ या 6 मंथ। तो विद सपोर्ट तो 6 मंथ में बैठता है। तो यहाँ पूछा गया है विदाउट सपोर्ट, तो विदाउट सपोर्ट 8 मंथ के अंदर बच्चा जो होता है वो विदाउट सपोर्ट आराम से बैठ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। कोलेस्ट्रम इज हाईली एक्सपेंसिव, नॉन वैल्यूएबल, इंफेक्शियस या न्यूट्रिटिव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलेस्ट्रम जो होता है एक्सपेंसिव भी नहीं होता, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और नॉन वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल है ये, इंफेक्शियस नहीं होता है, बहुत ही अच्छा होता है और न्यूट्रिटिव होता है, यानी कि टोटल न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है। इससे हमें बच्चे को हमेशा कोलेस्ट्रम जो होता है वो पिलाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी इज कॉल्ड? बेबी जो फर्स्ट स्टूल पास करता है जो, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस है मेलोनियम, मेलिनियम, मेकोनियम या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेकोनियम जो होता है उसे बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का स्टूल होता है। कौन से कलर का होता है? इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। मेकोनियम का फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी बोलते हैं। अगर कोई फीमेल बेबी है, अगर वो 24 आवर्स के बाद भी, तब तक भी अगर स्टूल पास नहीं करती है, तो उसको हम एक डिजीज काउंट कर सकते हैं। उसके अंदर हर्कस स्प्रंग डिजीज जो होती है वो होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अगर 24 आवर्स के तक और उसके अंदर भी अगर वो स्टूल पास नहीं करती है फीमेल बेबी, तो उसको हर्कस स्प्रंग डिजीज होने के चांसेस होते हैं। और इसका मेकोनियम का कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट? एंटीबायोटिक बहुत इजी क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक जो होती है वो किसके अगेंस्ट काम करती है? तो एंटीबायोटिक जो होती है वो इसका ऑप्शन है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पेन या स्वेलिंग। तो एंटीबायोटिक क्यों देते हैं हम? जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं तब हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू के अंदर ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, सीएचओ के एग्जाम में। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ज़िडोवुडिन, नेविरापाइन, आर्टिसुनेट और ऑस्टलमावियर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्टलमावियर जो होता है वो होता है स्वाइन फ्लू की सबसे अच्छी मेडिसिन है, उसको ट्रीट करने के लिए ऑस्टलमावियर यूज करते हैं। ओके, ये जो मेडिसिन है वो HIV वाले पेशेंट को यूज की जाती है। ज़िडोवुडिन और नेविरापाइन जो होती है वो, आर्टिसुनेट जो होता है वो किसमें? मलेरिया वाले पेशेंट को यूज किया जाता है। आर्टिसुनेट के इंजेक्शन लगते हैं किसको? मलेरिया वाले पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जुलाई, 21 मई, 21 अगस्त या 21 जून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आने वाला है अभी, तो 21 जून जो है वो इसका
राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून इसका राइट आंसर है। ओके, इन ओवुलेशन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स के पर्पज से भी, किसी भी एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन ओवुलेशन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, ओवुलेशन में कौन सा जो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा पूछा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं FSH, LH, ACTH, बोथ A एंड C। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवुलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, LH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो होता है वो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और FSH जो हार्मोन है वो हेल्प करता है ओवुलेशन में, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिए। LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओवुलेशन के लिए। और FSH जो होता है वो हेल्प करता है किसके अंदर, ओवुलेशन के अंदर, फॉलिकल बनाने के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही इसका नाम है। और ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये इससे रिलेशन नहीं है इसका। तो ये दोनों हार्मोन जो है वो ओवुलेशन में किसी न किसी रूप में हेल्प करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर जो क्या है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कल ही मैंने आप लोगों को लॉन्गेस्ट मसल, जो प्रीवियस जो सेशन अपना हुआ था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है हमारी बॉडी की, और आज पूछा गया है कि सबसे लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है। ओके, तो जल्दी से अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सार्टोरियस मसल्स, डेल्टोइड मसल्स, डॉर्सल ग्लूटियल या ग्लूटियल मैक्सिमम। तो राइट आंसर कर दीजिए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको बता दिया था कि इसका राइट आंसर लॉन्गेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी का गलत होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है, ग्लूटियल मैक्सिमम जो मसल्स होती हैं वो लार्जेस्ट मसल्स होती हैं। और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, सार्टोरियस मसल्स कौन सी होती हैं, लॉन्गेस्ट मसल्स होती हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट ऑन। CHO के एग्जाम में एक ऐसे डे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप जो भी हम जितने भी सेशन हमारे होंगे उसके अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज डालेंगे और वो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकती है। जैसे कि प्रीवियस में योगा डे हमने देख लिया, ऐसे आगे। और आज पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो ऐसी चीजें ये जो है उसमें से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। इसीलिए आज का जो क्वेश्चन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेट ऑन कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 11 जुलाई को, 11 जून को, 11 अगस्त को या 21 जून को। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे है वो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। प्रीवियस क्लास में हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के पर्पज से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं हमने। तो इसका आप ऑप्शन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और इसका जल्दी से राइट आंसर करके बता दीजिए। ओके, तो फार्मर लंग डिजीज कॉज्ड बाय, फार्मर लंग जो डिजीज होती है वो किससे होती है, ऐसा पूछा गया है। तो वेजिटेबल्स, स्प्रिंकल्स, ग्रेन्स या कोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेन्स। ग्रेन्स जो होती है वो फार्मर्स डिजीज जो होती है वो किस, फार्मर लंग डिजीज जो होती है वो किससे होती है, ग्रेन से होती है। ओके, और कोल से जो होती है उसको हम बोलते हैं एंथ्रेकोसिस। कोल से जो होती है उसको बोलते हैं एंथ्रेकोसिस बोलते हैं। और ग्रेन से फार्मर लंग्स डिजीज होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ओके, 2 टर्म्स और आती हैं जैसा कि आपने सुना होगा। एक आती है बाइसिनोसिस और बेगोसिस। ये 2 टर्म जो होती हैं वो एग्जाम में और हमको देखने को मिलती हैं।
बाइसिनोसिस और बेगोसिस। तो बेगोसिस का मतलब होता है शुगर कैन डस्ट, शुगर कैन डस्ट। शुगर कैन डस्ट का मतलब होता है कि अगर बार बार कोई पर्सन अगर शुगर की फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसके बार बार उसके कांटेक्ट में आ रहा है, उसके डस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जिससे होने वाली डिजीज जो होती है उसको बेगोसिस बोलते हैं। और कॉटन डस्ट यानी कि कॉटन फाइबर डस्ट से होने वाली डिजीज को क्या बोलते हैं? बाइसिनोसिस, कॉटन डस्ट। ठीक है, एक होता है सिडेरोसिस, सिडेरोसिस। ये क्या होता है? आयरन पार्टिकल, इससे होने वाली डिजीज है, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? सिडेरोसिस बोलते हैं। ये दो टर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स, तो आप अच्छे से याद रखना, बाइसिनोसिस और बेगोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PPIUD का मतलब क्या होता है? ओके, प्यूरिफाइड प्रोटीन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट है प्री पार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट है पोस्ट पार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइस। फोर्थ इज पार्टम पोस्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइस। सिंपल है लेकिन जिसने पढ़ा हुआ नहीं है एग्जैक्टली वो गलत होने के चांसेस इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, तो बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है। पहला ऑप्शन ही देख के हमको राइट नहीं कर देना है, चार ऑप्शन अच्छे से देखने हैं, उसके बाद ही टिक करना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बहुत ही इजी है, पोस्ट पार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होती है उसका ये शॉर्ट नेम है PPIUD। बहुत ही इजी है, इजी लेवल में है, लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन ही CHO के अंदर आते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में उस क्वेश्चनों को क्या करते हैं? गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डिजीज अकर बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल्ड डस्ट। अभी मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही इजी है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि कोल्ड डस्ट से फैलती है, ऐसा पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं सिडेरोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, एंथ्रेकोसिस, बोथ A, B एंड C। तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? B एंड C, ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर है। न्यूमोकोनियोसिस और एंथ्रेकोसिस ये दोनों ही इसके नाम हैं। किसके? जो कोल्ड डस्ट होता है उससे होने वाले ये दोनों डिजीज हैं, दोनों नाम है, एंथ्रेकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस इसके नाम है। तो इसका राइट आंसर ये है। सिडेरोसिस मैंने बता दिया आप लोगों को कि आयरन की फैक्ट्री में जो काम करते हैं उससे होने वाले जो भी डिजीज होती है उसको हम सिडेरोसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन विजुअल एग्जामिनेशन। विजुअल एग्जामिनेशन जो करते हैं उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है? विजुअल एग्जामिनेशन पूछा है इसका। पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। बहुत ही इजी है और एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंस्पेक्शन। हमें विजुअल देखकर पता लगाना, विजुअल का मतलब होता है देखना, देखकर पता लगाना कि जैसे किसी की पिंपल्स हो रहे हैं या रैशेज वगैरह हैं या कोई साइन प्रेजेंट है तो हम उसको देख रहे हैं, इंस्पेक्शन से पता लगा रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, वो रेड रैशेज दिख रहे हैं हमको या पिंपल्स दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम इंस्पेक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंस्पेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल जो अपने एग्जामिनेशन की जो स्टेप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो नॉर्मल एग्जामिनेशन की जो स्टेप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ओके, ये नॉर्मली जो अपने एग्जामिनेशन करते हैं उसकी ये 4 स्टेप्स हैं। बहुत ही इजी है, सबको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। Which site is used for BCG वैक्सीनेशन। BCG जो वैक्सीनेशन एट बर्थ में लगाई जाती है बेबी को, उसको कौन सी साइट पे लगाई जाती है, ऐसा पूछा गया है। लेफ्ट लोअर आर्म,
राइट लोअर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म या राइट अपर आर्म? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है पहले सीएचओ के एग्जाम में। तो बीसीजी वैक्सीनेशन जो सबको पता है कि लेफ्ट अपर आर्म के अंदर बीसीजी का वैक्सीनेशन लगाया जाता है। कब कहाँ लगाया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म के अंदर बीसीजी का वैक्सीनेशन जो होता है वो लगाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, सीएचओ के एग्जाम के पर्पज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन ऑर्गन इज डिस्कार्डेड इन विच बैग अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से जो ह्यूमन एनाटॉमिकल जो भी डिस्कार्डेड ऑर्गन होते हैं और उनको कट कर दिया गया, उनको किस बैग में डाला जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शंस है येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? येलो। येलो कलर के बैग के अंदर जो भी जितने भी एनाटॉमिक यानी कि जो भी ऑर्गन कट कर दिए गए हैं या ऐसी चीजें जो होती हैं वो किसमें? येलो के अंदर डाली जाती है। ओके, और रेड के अंदर जितनी प्लास्टिक की जो चीजें होती है, प्लास्टिक की बोतल होती हैं, वो सारी चीज किस में डाली जाती हैं? रेड के अंदर डाली जाती हैं। ओके, और ब्लू के अंदर शार्प कांच के जो आइटम होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं। ब्लैक के अंदर जितने भी वेस्ट, अदर वेस्ट जो होते हैं वो सारी चीजें किसमें? ब्लैक के अंदर डाली जाती हैं। और जो निडल शार्प निडल जो होती है उसका जो कंटेनर होता है वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट पे एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ANC विजिट अकॉर्डिंग टू WHO। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीएचओ के लेवल का। मिनिमम ANC विजिट अकॉर्डिंग टू WHO 5 विजिट, 3, 4 या 2 विजिट? बहुत ही इजी है, 4 विजिट होती हैं। कोई 12 बताता है, कोई 3 बताता है, ऐसा नहीं है। 4 एग्जैक्ट, इसका आंसर 4 ही। अगर आप 4 लिखोगे तो ही आपका आंसर राइट होगा। 4 विजिट अकॉर्डिंग टू WHO राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ VVM। VVM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है वैक्सीन मॉनिटर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वायरल वैक्सीन मॉनिटर, वर्चुअल वाइल मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है सीएचओ के एग्जाम में। एज ऑफ मिनार्की इन फीमेल, प्रीवियस ईयर सीएचओ के एग्जाम में राजस्थान सीएचओ में ये क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। तो एज ऑफ मिनार्की इन फीमेल पूछा गया है, बहुत ही इजी है। तो 13 ईयर इसका आंसर है, यानी कि 13 साल की जो उम्र होती है वो कौन सी होती है? मिनार्की की उम्र होती है। यानी कि जो प्यूबर्टी का जो स्टेज होता है मिनार्की का, वो स्टार्ट कब होता है? 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट आंसर है, याद रखना है, 16, 15, 14 ऐसा आंसर नहीं है, सिर्फ 13 इसका आंसर है। बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो 13 ईयर इसका राइट आंसर है। ओके, और आपको पता ही होगा कि फर्स्ट प्यूबर्टी की फर्स्ट जो स्टेज होती है वो थैलार्की होती है, यानी कि एक्सिलरी जो हेयर ग्रोथ होते हैं उसको थैलार्की बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट एक्सेप्ट। पहले पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है वो पेंटा का मतलब होता है 5 वैक्सीन से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको पेंटावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसके अंदर नहीं आता है। तो हिब वैक्सीन, मम्स, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी। 100% ये क्वेश्चन सीएचओ के एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी आगे भी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मतलब जिस लेवल पे वो लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ले रहे हैं तो ये सब चीजें तो पता ही होनी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मम्स। मम्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, मम्स इसके अंदर इंक्लूडेड, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया, ये जरूर पढ़ना है एग्जाम के अंदर, एक्सेप्ट पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, ये सारी चीजें याद रखना जरूरी है। तो मम्स जो होता है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। बाकी हिब, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस शो इन एक्सरे विच डिजीज कॉल्ड। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं निमोनिया,
सिलिकोसिस, हाइड्रेटिफोम मोल या सीओपीडी? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रेटिफोम मोल इसका राइट आंसर है। और एक बार और याद रखनी है कि हाइड्रेटिफोम मोल अगर किसी लेडी को होता है तो टिल 1 ईयर तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए, नहीं तो फिर से होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो यूएसजी हम करते हैं तब उसके अंदर स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस या फिर इसके अंदर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रेटिफोम मोल, बाकी इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। 7th डेज सितंबर, 1 to 10 डेज सितंबर, 1 to 7 डेज अगस्त या 1 to 10 डेज अगस्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 to 7 डेज ऑफ अगस्त, यानी कि अगस्त का जो महीना आता है उसके अंदर 1 से 7 तारीख तक जो डेट होती है उसके अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। फुल फॉर्म ऑफ आईडीडी, आईडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमपीसीएचओ में भी आ चुका है ये क्वेश्चन है जो। तो इंडियन डिमांड ड्राफ्ट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डिसऑर्डर डेफिशिएंसी, इंडियन ड्राफ्ट ऑफ डिमांड? तो जल्दी से इसका राइट आंसर कर दीजिए, बहुत ही इजी है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इसका राइट आंसर है। और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से कौन सी डिजीज होती है? गोइटर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश जो है वहां पे बहुत ज्यादा ये केस देखने को मिलते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाला गोइटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर प्रेजेंट इन यूट्रस? यूट्रस के अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, एंडोकार्डियम, एमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या पेरिकार्डियम? इसमें एलिमिनेशन अगर मेथड आप यूज करोगे तो इजीली इसका आंसर आ जाएगा। एंडोकार्डियम मतलब ही नहीं है क्योंकि ये रिलेटेड किससे है? हार्ट से रिलेटेड है। एमेट्रियम कुछ होता नहीं ऐसा, और विदाउट लेयर ऐसा कुछ। और इसका एंडोमेट्रियम जो होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडोमेट्रियम, इसका राइट आंसर है। पेरिकार्डियम रिलेटेड टू हार्ट है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडोमेट्रियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना ही याद रखना है कि हार्ट से रिलेटेड आ जाएगा तो कार्डियो लगेगा, और अगर यूट्रस से रिलेटेड आ जाएगा तो क्या लगेगा? मेट्रियम लगेगा। ये इसका इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसलिए आप डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए क्लियर रखना है ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से आंसर कर दीजिए। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस पहला है इनकस, मेलियस, स्केपुला, स्टेपिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी है। स्टेपिस जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, याद रखनी है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। 3 बोन होती है ईयर के अंदर, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये 3 बोन होती है। सबसे छोटी जो बोन होती है स्टेपिस होती है, जो कि हॉर्स शू शेप्ड होती है। ये भी याद रखना है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि हॉर्स शू शेप्ड होती हैं। कौन सी होती हैं? स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है, किसकी? ईयर के अंदर पाई जाती है। ओके, मेलियस, इनकस, स्टेपिस तीनों ईयर के अंदर पाई जाती हैं, सबसे छोटी स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B9 डेफिशिएंसी विच एनीमिया अकर? ऑप्शंस हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बोथ A and B या पर्निशियस एनीमिया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B9 डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होती है, कौन सा एनीमिया होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A and B दोनों इसके राइट आंसर है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ये जो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, और इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है? पर्निशियस एनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया B9 की डेफिशिएंसी से
होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो विटामिन है और उसकी डेफिशिएंसी से होने वाले जितने भी एनीमिया है वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपीवी वाज एडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड इन द ईयर। ओरल पोलियो जो वैक्सीन है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कब आया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, ऐसी चीजें क्या होती हैं हमें फिक्स याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई तुक्का नहीं चलता, और अगर आपने तुक्का मारा तो 100% गलत हो जाएगा। अगर आप श्योर हो तो ही इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ओपीवी जो होती है वो कब हुआ था? 1979 के अंदर ओपीवी जो होता है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आया था। ये फिक्स क्वेश्चन है, ऐसे जो सेशन वगैरह होते हैं उनको अच्छे से याद रखना है, लिस्ट बना के याद रख लेना है ताकि कोई इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉज ऑल ऑफ एक्सेप्ट। क्रॉनिक रीनल फेलियर जो होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक चलता है। जो क्रॉनिक रीनल फेलियर, जो किडनियां होती हैं वो फेल हो जाती हैं, जिसको हम क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं, जो कि लंबे टाइम तक अगर वही सिचुएशन होती है तो उसे क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं। जिसके वो अपने साथ बहुत सारी और भी डिजीज कंडीशन को पैदा कर देता है, और सारे इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स सारे उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं करता। क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर कॉज है, बाकी सारे कॉज हैं लेकिन एक नहीं है। ओके, तो इसका इस ऑप्शंस के अंदर आता है हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया। ओके, हमेशा याद रखना है पोटेशियम और कैल्शियम हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही जाएंगे। अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम बढ़ेगा तो पोटेशियम कम होगा, ऐसा अक्सर कंडीशन में देखा जाता है। तो आपको पता ही होगा हाइपरटेंशन होता है इसके अंदर, और हाइपरकैलेमिया भी होता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ता है, और हाइपोकैल्सीमिया होता है क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, लेकिन हाइपरकैल्सीमिया कभी नहीं होता है। और इसके अंदर पूछा गया है एक्सेप्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया, ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस का होता है वो एग्जाम के अंदर 100% इसका क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, जिससे रिलेटेड वो एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर डालता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियल डैमेज होता है उसका सबसे मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, ये चीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट स्पेसिफिक मायोकार्डियल डैमेज का टेस्ट कौन सा है? पहला है मायोग्लोबिन, CKMB, ट्रोपोनिन I या CK। मसल से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो इसके अंदर मायोग्लोबिन सबसे पहले बढ़ता है, लेकिन इसमें पूछा है हमें स्पेसिफिक पूछा है, तो इसका स्पेसिफिक का राइट आंसर क्या होगा? ट्रोपोनिन I। कभी भी ट्रोपोनिन T नहीं करना है, बढ़ते सब हैं, लेकिन स्पेसिफिक पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मायोकार्डियल डैमेज के लिए ट्रोपोनिन I ही इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर गलत कर देते हैं हम, लेकिन हम आज के बाद गलत नहीं होगा आपका। वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन। इसमें पूछा गया, सारे शॉक्स दिए हुए हैं, न्यूरोजेनिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है। ओके, और इसके अंदर पूछा गया है कि वार्म, ड्राई और पिंक स्किन किसके अंदर होती है? तो एक ही ऐसा शॉक है जिसके अंदर वार्म स्किन होती है, बाकी सारों के अंदर जो स्किन होती है पेशेंट की वो क्या होती है? टच करेंगे तो कूल लगेगी हमें, लेकिन एक ही ऐसा शॉक है जिसके अंदर जो स्किन है वो कैसी लगेगी? थोड़ी सी वार्म लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक ही ऐसा शॉक है जिसके अंदर स्किन कैसी होती है? वार्म, ड्राई और पिंक, और यहीं से हमेशा क्वेश्चन बनता है और बच्चे इसी के अंदर गलत करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूरोजेनिक शॉक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
ओके, एंटीडोट ऑफ आयरन, एंटीडोट की जितनी भी लिस्ट है वो हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल मिलेगी। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप आज ही अगर नहीं की है तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपको जो भी डिस्कशन करना है वो भी कर सकते हो। टेस्ट अवेलेबल है नॉर्सेट के लिए, CHO के लिए, सबके लिए टेस्ट इसके अंदर अवेलेबल है, बिल्कुल लो प्राइस के अंदर अवेलेबल है। तो आप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और कोर्स परचेज करना है तो भी करिए। फ्री का कंटेंट भी इसके अंदर अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस कि एंटीडोट ऑफ आयरन, आयरन का एंटीडोट क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आयरन का जो एंटीडोट होता है डीफेरक्सोमाइन आयरन का एंटीडोट होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक एंटीडोट आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। फियोस्टिग्माइन जो होता है ये होता है एट्रोपिन का। सारे एंटीडोट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एट्रोपिन, और मॉर्फिन का क्या होता है, नैलेक्सोन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी एंटीडोट की पूरी लिस्ट अवेलेबल है वहां पे आप जाइए और अच्छे से उसको स्टडी कीजिए, और हर एक एंटीडोट आपको याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नॉर्मली जो सबको पता होती है वो हमें भी पता होनी ही चाहिए। ओके, तो एंटीडोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इन प्लेसेंटा प्रीविया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लीडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। कई बार हर एग्जाम में प्लेसेंटा के बारे में पूछा ही जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर आता है। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग, नन ऑफ दिस। हमें इतना तो पता है कि ब्लीडिंग होती जरूर है, ये तो पता है, ठीक है। तो नो ब्लीडिंग तो गलती हो गया, नन ऑफ दिस है नहीं इसका आंसर। तो इन प्लेसेंटा प्रीविया पूछा है, तो दो चीजें मैंने आपको बताई कि प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होती है इसके अंदर ब्लीडिंग होती है, लेकिन पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है किसके अंदर, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। और पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग किसके अंदर होती है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर होती है। और पेनलेस, बिल्कुल भी पेन नहीं होता और ब्लीडिंग होती है, वो कौन सी होती है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। एक चीज आप याद रखोगे, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, और गलत भी नहीं होगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। इसके बारे में जितनी ओबीजी की जितनी भी क्लासेस हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप ऐप में देख सकते हैं, वो चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल पढ़ा रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When was NRHM launched in India? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो इंडिया के अंदर कब आया था, ऐसा पूछा गया है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, 12 अप्रैल 2005 को आया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से NRHM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। डॉट्स फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में, CHO के एग्जाम में आता ही है और आएगा भी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट शॉर्ट कोर्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट कोर्स ऑफ TB, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका राइट आंसर है। डॉट्स का पूरा नाम पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजुअल एक्विटी चेक्ड बाय विच चार्ट। विजुअल एक्विटी जो होती है वो कौन से चार्ट से चेक कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, स्नेलन चार्ट जो होता है वो इससे डिस्टेंस विजन का भी चेक कर सकते हैं, और विजुअल एक्विटी टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है, ये भी किया जाता है, लेकिन ये कलर विजन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कलर विजन। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इशारा चार्ट जो होता है वो कलर विजन के लिए किया जाता है, और स्नेलन चार्ट जो होता है वो डिस्टेंस विजन और विजुअल एक्विटी भी पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्नेलन चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, इसका राइट आंसर क्या होगा,
इंपॉर्टेंट है बट कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन भी। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, एस्थेनोजूस्पर्मिया, एस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एजूस्पर्मिया इसका राइट आंसर है। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, स्पर्म के अंदर सीमन प्रेजेंट नहीं है तो उसको एजूस्पर्मिया बोलते हैं। सीमन ही नहीं है तो उसको एस्पर्मिया बोलते हैं, सॉरी स्पर्म ही नहीं है तो एस्पर्मिया बोलेंगे। पॉलीस्पर्मिया मतलब कि बहुत ज्यादा 250 मिलियन से भी ज्यादा जो होते हैं स्पर्म बन रहे हैं तो उसको पॉलीस्पर्मिया बोलेंगे। ओके तो ये इसका राइट आंसर है। याद रखना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एजूस्पर्मिया, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पूरा दे रखा है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एस्पर्मिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में अगर आ जाए तो। एस्पर्मिया कंप्लीट लैक ऑफ सीमन विथ इजाकुलेशन, इजाकुलेशन जब होगा बिल्कुल भी एक भी सीमन नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया लैक ऑफ स्पर्म, ओके उसको क्या बोलेंगे? एजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया यानी कि स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन पर ml, 15 मिलियन से भी कम होता है। ओवुलेशन के लिए मिनिमम 20 मिलियन तो होना ही चाहिए, ओके पर ml। नेक्स्ट है पॉलीस्पर्मिया, स्पर्म काउंट जो होती है 250 मिलियन से भी ज्यादा होती है उसको पॉली का मतलब ज्यादा, 250 मिलियन से भी स्पर्म काउंट ज्यादा होंगे उसको पॉली बोलेंगे। एस्थेनोजूस्पर्मिया यानी कि रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो अगर कम है तो उसको क्या बोलते हैं? एस्थेनोजूस्पर्मिया। ये कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम CHO के पर्पज से, इजी है, जनरल साइंस का है, इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन ड्यू टू, एसिड रेन किसकी वजह से होती है? सिंपल है, आपको याद रखना है, रट लो SO2 और नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लेते हैं ऐसी चीजों में कोई कंसेप्ट नहीं लगाना होता है, आपको याद करने की जरूरत होती है। तो ये हमारे जो हमने 2 सेशन में कंप्लीट कर लिया, हमारा CHO का, बिहार CHO का जो भी पेपर था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो होते हैं वो हम लोग कम्युनिटी की तरफ जाएंगे और आप लोगों को कुछ अच्छा जो है अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा आपको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज ही किरोशा एकेडमी डाउनलोड कीजिए। ट्रस्ट मी आप लोग निराश नहीं होंगे और आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस में, ताकि हर कोई इसको परचेस कर सकता है। और अगर आपका कोई इश्यू है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। टेस्ट सीरीज फ्री अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको फ्री टेस्ट सीरीज और बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड की हुई टेस्ट सीरीज नॉर्सेट के लिए, जितने भी एग्जाम है CHO के लिए अलग से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बिल्कुल 39 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे और आपको ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को। सो थैंक यू।